सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं वाइकिंग्स के सीजन 4 के एपिसोड नंबर 10 का। सुनाओ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। तो एपिसोड वहीं से चालू होता है जहाँ पे पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हम देखते हैं सारे वाइकिंग्स पेरिस की तरफ जा रहे होते हैं और तभी उनके सामने रोलो अपनी आर्मी को लेके आ जाता है। सारे वाइकिंग्स रोलो को देख के अलर्ट हो जाते हैं और रोलो भी सारे वाइकिंग्स को देख के अपनी आर्मी को अलर्ट कर देता है एंड फिर दोनों तरफ से जंग का ऐलान हो जाता है। अगले सीन में हम पेरिस के अंदर का माहौल देखते हैं जहाँ के सारे प्रीस्ट वहाँ की सारी नॉर्मल जनता को ना डरने को और भगवान उन सबकी रक्षा करेंगे ये बोल रहे होते हैं। इसके बाद सीन प्रिंसेस गिस्ला पे जाता है जो कि ऑल्सो होली मदर से पेरिस की सलामती की दुआ कर रही होती है और बोल रही होती है कि रोलो भी पेरिस के लिए अपनी जान दांव पे लगा रहा है तो होली मदर रोलो को भी प्रोटेक्ट करे। इसके बाद सीन सेटो के वाइकिंग्स की तरफ जाता है जो कि पेरिस के सोल्जर्स के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होते हैं और जैसे ही बियॉन्ड सिग्नल देता है वैसे ही वो सब पेरिस के सोल्जर्स के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं अपने तीरों से, जिससे कि पेरिस के काफी सारे सोल्जर्स मरने लग जाते हैं और फिर पेरिस के सोल्जर्स भी तीरों से वाइकिंग्स के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं, जिससे कि ऑल्सो वाइकिंग्स के भी काफी सारे वॉरियर्स मरने लग जाते हैं। इसके बाद पेरिस के सोल्जर्स अपनी नाव को वाइकिंग्स की नाव के पास ला के वाइकिंग्स की नाव के ऊपर चढ़ के वाइकिंग्स से फाइट करने लग जाते हैं और ये देख के हेरल्ड, हेल्फडन, फ्लोकी और बाकी सारे वाइकिंग्स भी पेरिस के सोल्जर्स से फाइट करने लग जाते हैं और दोनों साइडें एक दूसरे के खून की प्यासी होती है। वाइकिंग्स और पेरिस के सोल्जर्स एक दूसरे को बहुत ही बेरहमी से मार रहे होते हैं, मगर इसके बाद वाइकिंग्स पेरिस के सोल्जर्स पर भारी पड़ने लग जाते हैं, जिसकी वजह से पेरिस के सोल्जर्स अपनी नाव को पीछे खींच लेते हैं और फिर रोलो का असिस्टेंट उससे पूछता है कि हमने अपने काफी सारे सोल्जर्स खो दिए हैं तो क्या हमें रिट्रीट करना चाहिए, यानी कि बैटलफील्ड छोड़ के भाग जाना चाहिए। मगर ये सुन के रोलो उस असिस्टेंट के ऊपर गुस्सा हो जाता है और उसे जान से मार डालता है, जिसकी वजह से बाकी के सैनिक डर जाते हैं एंड फिर रोलो उन्हें मोटिवेट करते हुए उनसे बोलता है कि उनकी पूरी जिंदगी उन्होंने बस इसी पल के लिए जी है और आज उन्हें वाइकिंग्स के राजा को मार के ही रहना है। और रोलो की ये सारी चिकनी चुपड़ी बातें सुन के पेरिस के सोल्जर्स मोटिवेट हो जाते हैं और बहुत ही तेजी से अपनी बोट्स को वाइकिंग्स की तरफ ले जाने लगते हैं, जो देख के रैगनार भी अपनी बची हुई मेडिसिन खा लेता है क्योंकि अब टाइम आ गया है उसका रोलो से लड़ने का। इसके बाद सीन फ्लॉकी के ऊपर जाता है जो कि ऑल्सो रोलो के ऊपर गुस्सा रहा होता है और बोल रहा होता है कि आओ मेरे पास, मेरी कुल्हाड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही है। इसके बाद सीन बियॉन्ड पे जाता है जो कि रोलो की तरफ एक तीर मारते हुए उसे वार्न करता है कि आज आर्या पार तो हो के रहेगी। इसके बाद सीन सेटो के पेरिस के राजा के ऊपर जाता है जैसे कि रोलैंड बता रहा होता है कि उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि अगर रोलो फेल भी हो जाता है तब भी पेरिस सुरक्षित रहेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि पेरिस के राजा एक नॉर्थमैन यानी कि वाइकिंग के ऊपर पूरा डिपेंडेंट रहे। जिस पे पेरिस के राजा बोलते हैं कि नहीं, उन्हें रोलो के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट होना अच्छा लगता है। थेरीज बोलती है कि आपके ग्रैंडफादर शार्लेमेन ये नहीं चाहते, मगर पेरिस के राजा बोलते हैं कि उनके ग्रैंडफादर काफी ग्रेट थे मगर फिर भी वो सारी चीजें नहीं समझ पाते थे। और फिर पेरिस के राजा बोलते हैं कि वो रोलो के ऊपर कंप्लीटली ट्रस्ट करते हैं, रोलो के पास उनका दिल है और उनका दिल रोलो के पास है और अब उन्हें ये भी समझ में आ गया है कि उनके ट्रू फ्रेंड्स कौन है। और इतना बोलने के बाद वो अपने गार्ड्स को कह के रोलैंड और थेरीज का गला घुटवा के उन्हें मरवा डालते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होके पेरिस के सोल्जर्स के ऊपर जाता है जो कि वाइकिंग्स के पास जाके उनसे फाइट करना चालू कर देते हैं और हेरल्ड और हेल्फडन पेरिस के सोल्जर्स से एक साथ फाइट करके खुश हो रहे होते हैं और हम देख पा रहे होते हैं कि वहां पे एक बहुत ही घमासान युद्ध चल रहा होता है। लगातार काफी तगड़े तरीके से फाइट कर रही होती है, बियॉन्ड काफी तगड़े तरीके से फाइट कर रहा होता है और हर कोई एक दूसरे के खून का प्यासा होता है। इसके बाद सीन प्रिंसेस गिस्ला पे जाता है जो कि होली मदर को रोलो का वही पवित्र कड़ा देते हुए रोलो को सुरक्षित रखने की गुजारिश करती हैं। इसके बाद रोलो और रैगनार एक दूसरे को काफी इंटेंशली घूरने लगते हैं और फिर एक दूसरे से लड़ने आ जाते हैं। रैगनार रोलो से बोलता है कि तुम मेरे भाई नहीं हो सकते, मैं मान ही नहीं सकता कि तुम मेरे भाई हो और आज इस लड़ाई में हम दोनों में से कोई ना कोई तो मारा जाएगा। और रोलो बोलता है कि हाँ, कोई ना कोई जरूर मारा जाएगा मगर वो मैं नहीं होऊंगा। इसके बाद सीन ढोंगी बाबा के ऊपर जाता है जो कि इन सारी चीजों को अपनी दिव्य दृष्टि से देख रो रहे होते हैं। इसके बाद अब रैगनार और रोलो को देखते हैं जो कि एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए होते हैं, बहुत ही बुरी तरीके से एक दूसरे को मार पीट रहे होते हैं, जो देख के लगार्था रैगनार की मदद करने के लिए जाने लगती है। मगर तभी पेरिस का एक सिपाही आके लगार्था के ऊपर हमला कर देता है जिससे कि लगार्था बेहोश हो जाती है और फिर बियॉन्ड और टोरवी उसकी मदद करने के लिए आ जाते हैं एंड रैगनार बियॉन्ड से बोलता है कि लगार्था को बोट पे ले जाओ, नाव पे ले जाओ। बियॉन्ड लगार्था को नाव पे ले जाने
लगता है और रैगनार देखता है कि वाइकिंग्स हार रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो सारे वाइकिंग्स को रिट्रीट करने को बोलता है। और इसके बाद वो खुद रोलो को मारने जा रहा होता है, मगर बाकी के वाइकिंग्स आके रैगनार को भी नाव में डाल देते हैं एंड फिर सारे वाइकिंग्स बैटलफील्ड छोड़ के वापस जाने लगते हैं। एंड रोलो भी पेरिस के सोल्जर्स से बोलता है कि चलो ठीक है, जान दो इन वाइकिंग्स को। इसके बाद रोलो पेरिस सिटी के अंदर आता है, जहाँ के सारे लोग उसे अपने हीरो की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं, उसे काफी ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। इसके बाद रोलो प्रिंसेस गिस्ला के पास आता है, जो कि काफी खुश होती है कि रोलो जिंदा वापस आ गया। और फिर पेरिस के राजा रोलो को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, बधाइयां देते हैं कि रोलो ने वाइकिंग्स को हरा के भगा दिया एंड अब से रोलो पेरिस का हीरो है। जिसके बाद रोलो पेरिस की जनता को बोलता है कि गॉड ब्लेस पेरिस, जो सुन के पेरिस की सारी जनता रोलो की जय जयकार करने लगती है। इसके बाद सीन शिफ्ट के वाइकिंग्स के ऊपर जाता है, जो कि वापस से पेरिस से हार के जा रहे होते हैं। सारे वाइकिंग्स तो उदास होते ही हैं, मगर रैगनार सबसे ज्यादा उदास होता है अपनी इस डिफीट से। इसके बाद एक 5 साल का टाइम जंप आता है, यानी कि अब 5 साल हो गए हैं रैगनार को पेरिस में हारे हुए। और जब से रैगनार ने पेरिस में रोलो के हाथों डिफीट खाई है, तब से रैगनार कैटागेट में नहीं है। यानी कि जैसे ही वो वाइकिंग्स के साथ यहाँ कैटागेट में वापस आया था, वैसे ही वो कैटागेट छोड़ के चला गया था। और अभी किसी को भी नहीं मालूम है कि रैगनार कहाँ पे है। बियॉन्ड मछली पकड़ रहा होता है कि तभी एशलॉग उसे बुला के एक थॉर्नहेल नाम के बंदे से इंट्रोड्यूस कराती है। और ये बंदा बताता है कि ये कुछ समय पहले अपनी पार्टी के साथ वेसेक्स में लूटपाट करने गया था, और वहां पर उसे मालूम चला कि रैगनार का कुंथ्रित के साथ एक बच्चा है जिसका नाम मैग्नस है, और अब वो 12 साल का हो गया है। और साथ ही में उसे ये भी मालूम चला कि रैगनार ने वेसेक्स में जो वाइकिंग्स के लिए खेत बनवाए थे वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। जैसे ही रैगनार अपने साथी वाइकिंग्स के साथ वापस कैटागेट आया था, वैसे ही किंग एग्बर्ट ने अपने सोल्जर्स भेज के उन खेतों को डिस्ट्रॉय करवा दिया था। और वहां पे जितने भी वाइकिंग्स थे, ऑलमोस्ट उन सारे वाइकिंग्स को जान से मरवा डाला था। उन्होंने बस कुछ ही वाइकिंग्स को जिंदा जाने दिया था, ताकि वो रैगनार के पास जाके बताएं कि किंग एग्बर्ट ने क्या किया है। बियॉन्ड बोलता है कि नहीं, हमें तो खेतों के बारे में कुछ नहीं मालूम है। और ऑफ कोर्स बियॉन्ड को खेतों के बारे में कुछ नहीं मालूम होगा, क्योंकि हमने पिछले सीजन में देखा था कि जिस वाइकिंग ने रैगनार को आके इन खेतों के बारे में बताया था, रैगनार ने उससे इस इंफॉर्मेशन को लेने के बाद उस वाइकिंग को जान से मार डाला था। तो ये खेतों वाली बात सिर्फ रैगनार और फ्लॉकी को ही मालूम है। यीडू को भी मालूम थी, मगर रैगनार ने यीडू को जान से मार डाला था ताकि यीडू किसी और को ये बात ना बता दे। इसके बाद बियॉन्ड इन सारी चीजों के बारे में ऊबे, हेवित्सर्क, सीगर्ड और आइवर को बताने जाता है, जो कि अब बड़े हो चुके होते हैं बिकॉज ऑफ द टाइम जंप। और ये सारी चीजें सुनने के बाद और बोल रहे होते हैं कि हमारे फादर ने कैटागेट के सारे लोगों को धोखा दिया है। मगर साथ ही साथ वो ये भी समझ पा रहे होते हैं कि उनके फादर ने ऐसा इसलिए किया, वाइकिंग से ये सारी सच्चाई इस वजह से छुपाई क्योंकि वो पेरिस जाना चाहते थे। और अगर वो ये बात कैटागेट के लोगों को बता देते तो कैटागेट के लोग उनसे रिवेंज मांगने लगते, बोलने लगते कि वेसेक्स चलो, हमें बदला लेना है। मगर फिर भी वो पांचों बोल रहे होते हैं कि इन सब चीजों के बावजूद उनके लिए उनके फादर इज द बेस्ट मैन, ग्रेटेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। इसके बाद बियॉन्ड फ्लोकी और हेल्गा के पास आता है, क्योंकि अब फ्लोकी और बियॉन्ड के बीच का रिश्ता सही हो गया होता है। बियॉन्ड फ्लोकी से पूछता है कि क्या फ्लोकी को वेसेक्स के खेतों के बारे में मालूम था, और फ्लोकी जवाब देता है कि हाँ, उसे मालूम था। और जिस बंदे ने आके रैगनार को ये खेतों वाली इंफॉर्मेशन दी थी, रैगनार ने उस बंदे को जान से मार दिया था, ताकि वो बंदा किसी और को ये बात जाके ना बता सके और कोई भी रैगनार से रिवेंज की डिमांड ना करे और रैगनार सक्सेसफुली पेरिस जा सके। इसके बाद बियॉन्ड फ्लोकी से जहाजों के बारे में पूछता है कि जहाजें कितनी बन गई हैं, क्योंकि बियॉन्ड मेडिटेरेनियन सी जाने की प्लानिंग कर रहा है। आज तक किसी भी वाइकिंग ने इस सी को खोजा नहीं है, आज तक कोई भी वाइकिंग इस सी में गया नहीं है। बस कुछ लोग कहते हैं कि ये समुद्र शायद यहाँ पे होगा, और उसी स्पेक्यूलेशंस के आधार पर मैप्स बनाए गए हैं। और फ्लोकी बियॉन्ड से बोलता है कि ये एक इमेजिनरी प्लेस है और ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है। मगर बियॉन्ड फ्लोकी से बोलता है कि उसके फादर ने उससे कहा है कि अगर तुम्हें चेक करना है कि कोई चीज एग्जिस्ट करती है या नहीं, तो जाके खुद चेक कर लो कि वो चीज एग्जिस्ट करती है या नहीं। जिस वजह से बियॉन्ड वहां जा रहा है, और ढोंगी बाबा ने कहा था कि वहां जाना बियॉन्ड की डेस्टिनी है। इसके बाद बियॉन्ड फ्लोकी से पूछता है कि क्या फ्लोकी भी उसके साथ चलेगा, जिसका फ्लोकी हाँ जवाब देता है। और हेल्गा बोलती है कि अगर फ्लोकी जा रहा है तो मैं भी उसका साथ दूंगी, उसी के साथ साथ चलूंगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होके फाइनली रैगनार के ऊपर जाता है, जो कि अब वापस
कैटागेट आ चुका होता है इतने सालों के बाद, और कैटागेट के लोग उसे देख के काफी ज्यादा सरप्राइज्ड और गुस्से में होते हैं क्योंकि रैग्नार ने उन्हें इतने सालों के लिए अकेला छोड़ दिया था, अकेला छोड़ के रैग्नार भाग गया था। इसके बाद ऊबे, हेवित्सर्क, सीगर्ड तलवार लेके आते हैं और आइवर भी वहां पे आता है। आइवर को छोड़ के बाकी सब गुस्सा होते हैं, जिसकी वजह से रैग्नार सबसे बोलता है तो फिर कौन है जो कि मुझे मारेगा, कौन है जो कि मुझे मार के खुद कैटागेट का राजा बनना चाहता है। रैग्नार सभी को अपनी तलवार भी ऑफर करता है कि लो मेरी तलवार को लेके ही मेरी जान ले लो और मुझे मेरी सफरिंग से आजाद कर दो, मुझे नहीं रहना जिंदा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।